नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी और झारखंड के पूर्व सुरक्षा सलाहकार डीएन गौतम, जो पुलिस की काजल कोठरी में 35 साल रहकर भी बेदाग निकल आए। बिल्कुल दुबले पतले हैं, उनकी तोंद भी नहीं निकली है। डीएन गौतम जी, मुहामुही में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही कर लेता हूँ कि जिस पुलिस की नौकरी में कुछ साल रहने के बाद एक मामूली सिपाही तक की तोंद निकल आती है, 35 साल बड़े पदों पर रहने के बाद भी आप बेतोंदे निकल आए, ये कैसे चमत्कार हो गया? बुंदेलखंड के पानी का असर है। लेकिन बिहार और दूसरे राज्यों की हवा भी तो लगी। हाँ, वो तो लगती है, लेकिन बड़ा पुख्ता पानी है। हाँ, कड़ियल पानी गढ़ महोबे को। महोबा का पानी बहुत कड़ा है। तो महोबा का पानी इस 35 साल की नौकरी में आपके साथ रहा और उसने आपकी आंखों का पानी नहीं मरने दिया। ये तो ईश्वर की कृपा है जी। पुलिस मेरे लिए एक सेवा का मिशन था, और जो भी सेवा के मिशन के तौर पे इसमें आएगा, उसकी आंखों का पानी मरना तो बहुत दूर, उसका तो तेज बढ़ेगा। मैं दरअसल ये समझना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि जनता के मन में भी ये सवाल है कि जिस पुलिस की नौकरी में चुस्त दुरुस्त रहना अनिवार्य समझा जाता है, उसमें हमारे जवानों की तोंद जो है निकल आती है कुछ ही समय में। क्यों? कुछ तो धनात्मक कारण है, कुछ ऋणात्मक कारण है। अच्छा। कुछ कारण हैं जिनको लेकर के हास परिहास होता है, वो आप जानते हैं, जनता भी अंदाज लगाती है। जी, जी, जी। जिन कारणों को लोग नहीं जानता है और जिनको सुन के आपको बहुत मजा नहीं आएगा, उनमें एक है कि उनकी ड्यूटी बड़ी इरेगुलर होती है, बड़ा इरेगुलर जीवन होता है, बड़ा अनियमित। और एक बैरक में 21वीं शताब्दी में 100 आदमी एक साथ ठूंस दिए जाए, तो एक व्यक्तिगत स्पेस हर सिपाही को, जो हमारे देश के आदर्श कारागृह हैं जी, उनसे कम मिलता है, और सुविधाएं तो उससे भी कम। जी। उसकी जिंदगी सचमुच बहुत दयनीय जिंदगी है। इसके परिणाम वो जनता को भी पास ऑन हो जाते हैं। लेकिन गौतम साहब, जिनकी जिंदगी आमतौर पर दयनीय मानी जाती है, उनके तो पेट और पीठ मिलकर एक हो जाते हैं। उनकी तोंद नहीं निकलती है। तो मुझे सीधा सीधा आप ये बताइए कि पुलिस वालों की तोंद निकल जाती है क्यों? घूस खाने से, या अफसरों की डांट खाने से, या फिर उल्टी पुल्टी चीजें खाने से? खाने के मामले में उन लोगों को कोई परहेज नहीं। सब कुछ खा लेते हैं। जो भी मेनू परोसा जाता है या जो भी मेनू दिखता है, जी, जी, वो सब खाद्य है। तो खाद्य के मामले में कोई खास विवेक का प्रयोग वहां नहीं होता है, जिसका असर उनके शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर सब पर पड़ता है। मतलब रोटी सब्जी चावल दाल की तरह घूस भी एक खाद्य पदार्थ है उनके लिए। उन्हीं के लिए क्यों? घूस तो अब खाद्य भी है, पेय भी है, और हमारी सरकारें तो उसको ऑक्सीजन के रूप में सांस तक लेती हैं उसी से। जी। उनकी प्राणवायु हो गई है। आपकी बहुत सारी कविताएं मैं पढ़ रहा था, हर कविता में मैं देखता हूं कि पुलिस के प्रति आपकी बहुत नाराजगी दिखाई देती है। क्यों? अपनी ही कौम से आप इतनी नाराज क्यों? जब आदमी भयानक तकलीफ में होता है और उसको कोई सहारा नहीं होता है, जी, तो पुलिस को याद करता है, पुलिस के पास जाता है। निहायत असहाय होता है वो उस समय। तो निहायत असहाय व्यक्ति को और असहाय बना देना, जी, या और उसको प्रताड़ित कर देना, उसकी पीड़ा को बढ़ा देना, यह अधम कार्य है। पुलिस में इस तरह के अधम कार्य किए जा रहे हैं। अब FIR लेके पहुंचिए, डकैती हुई है, पिट के गए हैं, या बलात्कार हुआ है, आपका मामला आसानी से दर्ज नहीं होगा। पहले ये था कि अगर मामला दर्ज नहीं हुआ तो किसी स्तर पर कठोर सुनवाई हो जाती थी, जी, जी। जिला स्तर पर ही सुनवाई हो जाती थी, कार्रवाई होती थी। अब तो आपकी सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊंचे स्तर पर पुलिस में लोगों की सुनवाई नहीं होती। आपकी इस बात से मुझे आपकी एक कविता जहन में आ रही है। मैं ऊंचे दर्जे का अफसर हूँ बहू, यानी ऊंचे दर्जे का निकम्मा। कौन सा इंजेक्शन है गौतम जी जो एक ऊंचे दर्जे के अफसर को ऊंचे दर्जे का निकम्मा बना देता है? मुझे लगता है कि जो भारत की नौकरशाही की व्यवस्था है, जी, जी, 70 के दशक से उसकी रीढ़ की हड्डियों पर जगह जगह बीच में गैप्स किए गए ताकि उनको डिजॉल्व किया जाए।
और वो गैप है जिसको आप प्रोन्नति कहते हैं। तो एक कैरियर में आपको 5 प्रमोशन हुए, एक प्रमोशन के समय जब डीपीसी होगी तो उसके पिछले 10 साल की 20 साल की एसीआर देखी जाएगी। तो जिंदगी भर वो एसीआर टू एसीआर काम करता है, लिहाजा उसको बॉस को खुश रखना है, जनता जाए भाड़ में। आप फाइल पे जो मर्जी हो लिखा लीजिए, आप कोयला खदानों की बात करते हैं, देश को बेच दीजिए, नो प्रॉब्लम। इतने प्रलोभनों वाला सीन बहुत खराब है। और इतने स्तरों की जरूरत क्या है? शासन में 2 लेवल्स हों, और ये परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, ये सब बकवास, इसको खत्म किया जाए। एक बार जब रिव्यू कमेटी बैठी थी तो मैंने इस पे अपना, जब उन लोगों ने ओपिनियन लिया था तो हमने लिख के भेजा था कि जरा देख लीजिए कि आउटस्टैंडिंग एसीआर वाले कितने लोग नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद जेल जा चुके थे। तो अभी अगर रिटायर हो गए हैं तो सरकार इनको एवेल्युएट कर सकती है। इनका जो आकलन किया गया, मूल्यांकन किया गया, इस मूल्यांकन में किन किन वजहों से खामी आ रही है, ये सरकार का दायित्व है। कोई तो मूल्यांकन होगा, लेकिन इसकी प्रामाणिकता का आधार क्या है? तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिवार्ड, पनिशमेंट, प्रमोशन, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हथियार बनाकर सरकारें जो है पुलिस को इस्तेमाल कर लेती हैं। पूरी नौकरशाही को, पूरी नौकरशाही पुलिस को ही क्यों उसको अलहदा किया जाए? पुलिस तो इनमें नौकरशाही के बीच में पॉलिटिशियंस को भी झेलती है, अपने सीनियर आईपीएस अफसर्स को भी झेलती है, और आईएएस अफसर्स को भी झेलती है, और जनता की गालियां भी सुनती है। तो थाना तो धरती माता है, जो चीज गिरेगी इसी पे गिरती है। बिजली फेल होगी तो इस पे पत्थर पड़ेंगे। अभी आज एक फोटो निकला एक अखबार में, एक सिपाही का, किसी के परिजन को अस्पताल में कुछ शायद मृत्यु हो गई या इलाज में कोई कोताही हुई, तो वो लोग हंगामा कर रहे थे। इस बेचारे ने ड्यूटी पे था, पीर वोहर थाने का, इंटरवेन करने की कोशिश की, लोगों ने उसको पीट दिया। नहीं लेकिन और उसकी तौंद नहीं निकली है उस सिपाही की। अच्छा। आप फोटो देख सकते हैं। नहीं, ठीक है। लेकिन एक आम परसेप्शन ये है कि अगर पुलिस अपराधियों को नहीं पीटेगी तो जनता एक दिन पुलिस को पीटेगी। अगर पीटना शब्द आपने रूपक के तौर पे लिया है, कार्रवाई करने के तौर पे लिया है, क्योंकि देश में आज जो अपराधी हैं उनको पीटने की बात दूर आप छू नहीं सकते। अगर किसी आदमी ने 2 लाख करोड़ रुपए पी लिए हैं, मार दिए हैं देश के, उसको हमारा दरोगा पीटता है तो मैं गांधी मैदान में खड़े होकर उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसका तो अभिनंदन होता है। पिटता कौन है? पिटता है रिक्शा चालक, पिटता है खोंचे वाला, पिटता है किनारे वाला, पिटता है 10-12 साल का छोटा बच्चा जिसको कोई बोलता है कि इसने हमारे यहाँ से डबल रोटी चुरा ली। इसीलिए ये जो पिटने वाली व्यवस्था है ये बिल्कुल गरीब पे पड़ती है। आपको किसी के शरीर को छूने का अधिकार नहीं है। बुद्धि से काम लीजिए। हम डंडे के माध्यम से संविधान और कानून में संशोधन नहीं कर सकते। हो ये रहा है कि आजादी के बाद से पुलिस सड़क पर संविधान संशोधन करती आ रही है। कानून का जो इंटरप्रिटेशन करना है वो कर दिया, जैसे लागू करना है कर दिया। आज तक किसी को कहेंगे भाई आप पर जो है ये आरोप बनता है, फिर रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई ये आदमी तो बहुत बहुमूल्य है, तो उसको हम भूल जाएंगे। और जब फिर वो आदमी असुविधाजनक होने लगेगा फिर उसको हम पीछे दौड़ा देंगे। बिल्कुल। वो एनुअल फॉर्म आपने पढ़ी है जिसमें पशु जानवरों का ये लोकतंत्र कायम हुआ था? तो पहले उसमें लिखा था, आपने बड़ा पॉपुलर फ्रेज सुना होगा, उसमें लिखा था ऑल आर इक्वल। फिर जब इन्होंने अपने तरह से कानून लागू करना शुरू किया तो बाकी जानवरों ने आपत्ति की कि भाई हम लोग सब बराबर हैं, ये गैर बराबरी कहां से आई? तो कहा चलो कानून पढ़वाते हैं। वहां लिखा था ऑल आर इक्वल, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया गया था बिल्कुल ताजा पेंट में, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो ये लोग जो हैं जो दूसरों से ज्यादा इक्वल हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उन पर आपने एक कविता लिखी है कि जब इनको पकड़ा जाता है तो किस तरह से अफसरों को समझ में नहीं आता है कि गांधी जी का कौन सा बंदर हम बन जाए। मैं दिखाता हूं आपको। जनता कहती है हुजूर यही है अपहरता, मालिक गुर्राता है यह तो है सामाजिक कार्यकर्ता। एक बार कुछ भले मानुसों को बैंक कोष ढोने वाले वाहन पर दया आ गई, बोझा उतार लिया, माल ज्यादा था, पकड़े गए।
पर पूछताछ कक्ष में बैठे वे हंस रहे थे, अफसर छुप रहे थे, भाग दौड़ रहे थे पता लगाने कि गांधी जी का कौन सा बंदर बने कि बचे जान। गौतम साहब, एक्चुअली पुलिस पे देखिए, जो भी समय और समाज पर कविताएं लिखने वाला आदमी है, पुलिस पे कविता लिखता है। मैंने भी पुलिस पर कविता लिखी है, लेकिन हम लोगों की कविताएं एक तरफ हैं। हम लोगों की कविताएं जो है भावनाओं पर आधारित हो सकती हैं। आपकी कविताएं उस यथार्थ पर आधारित है जिसको आपने करीब से देखा। क्यों आपको लगता है कि लगातार इस तरह से होता जा रहा है कि पुलिस और पूरी ब्यूरोक्रेसी को एकदम हाईजैक सा कर लिया गया है और अपराधियों का बोलबाला है? ये पालतू हो गए हैं। जी जी जी। और बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी जी। लोगों को अपने ड्राइंग रूम में बोंजाई रखने का शौक होता है, ठिगुने पौधे रखते हैं बना करके। तो सरकारों का शौक होता है और ठिगुने ने कुर्साएं रखते हैं। टॉल चीफ सेक्रेटरी, टॉल डीजीपी, उनको अच्छा नहीं लगता है, टॉल अफसर ठीक नहीं लगते, उनको काट के छांट के तारों से बांध के बोंजाई बना करके ड्राइंग रूम में सजे होने चाहिए। इसलिए आप देखिएगा कि जो भी हुक्मरान लोग चलते हैं उनको आत्मविश्वास नहीं आता अगर उनके आगे पीछे लोग नहीं लगे रहे। बिल्कुल। अगर दो चार बड़े अफसर उनके आसपास नहीं लगे हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पूछेगा नहीं, भले ही वो पावर में। पुलिस के लिए मैं जो तुलना देता था, इस रेस के घोड़े को या युद्ध के घोड़े को लोगों ने शादी की घोड़ी बना दिया। अब जब आप उसकी लगाम खींचते हैं तो नाचने लगता है। ये एक टॉल डीजीपी आप भी रहे, इस तरह का परसेप्शन है जनता में, इस तरह की आपकी इमेज है। क्या ये टॉल डीजीपी जिसका नाम डीएन गौतम है, ये अपने हुक्मरान को अच्छा लगता था? मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। और अच्छा लगता था या नहीं लगता था बहुत श्योर नहीं हूं मैं इसके बारे में। जी। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि बहुत ये रुचिकर लगा होगा उन्हें, क्योंकि बहुत बार ऐसी बातें आती थी जब उनके आदेशों का पालन नहीं होता था, और कोई लुका छुपी नहीं। अगर आदेश गलत है तो पालन नहीं होगा, और उसमें कोई बहानेबाजी नहीं कह दिया जाता था कि आपका आदेश गलत है, इसका पालन नहीं हो सकता। कोई ऐसा वाकया बताएं। ऐसा है कि उनमें से प्राय लोग अभी इस धरती पर हैं, मुकाम कर रहे हैं। मैं उन्हें लंबे अरसे तक जीवित देखना चाहता हूँ। जी जी जी। वो खुश रहे, बुढ़ापे में क्यों किसी को पीड़ा दें। नहीं, नाम न ले, लेकिन आप घटनाओं का जिक्र तो अरे घटनाओं से लोग पकड़ में आ जाएंगे। और फिर एक नहीं जी, एक घटना मैंने कही तो हो सकता है उनको आपत्ति हो कि इन्होंने, बाकी लोगों को आपत्ति होने लगे कि साहब इन्होंने हमारी वाली घटना छोड़ दी। तो गलत लोगों की आपत्तियों से आपको क्या, जो सही बात है वो तो आपको बोलना चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आप डीजीपी थे तब हुक्मरान ने ऐसे कौन से आदेश जारी किए जो आपको गलत लगे और जिसको आपने फॉलो नहीं? सीनियर लेवल पे आने के बाद फिर लोग परहेज करने लगे। प्रारंभ में ज्यादा दिक्कत आई, लेकिन एक बार स्थापित हो गया कि बंदा गलत नहीं सुनता है, तो फिर लोग अपने उसी तरह से मानस को एडजस्ट, फिर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हाँ, और एक बात मैं कहूं कि इस तेवर के लिए लोग अन्यथा मेरा सम्मान भी करते रहे। वही लोग जी, जो उस वजह से नापसंद भी करते थे, वो मुझे इसी वजह से सम्मान भी देते थे, और उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा बहुत प्यार भी था, क्योंकि ईश्वर तो सबके अंदर है ना। कभी आपको लगा कि आपको अपनी ऑनेस्टी की वजह से, डेडिकेशन की वजह से टारगेट किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है? ऐसा दर्जनों बार हुआ है। ये तो होता रहता है। ऑनेस्टी अगर फायदे का सौदा होता जी, तो दुनिया में आपको कोई बेईमान नजर नहीं आता आज की तारीख में। एक तो बात यह हुई कि वो लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल परेशान हो गए, विचलित हो गए, परिवार में यह मंथन चलने लगा कि काहे के लिए इस तरह की ऑनेस्टी जैसी चीजें हम पाल कर रखते हैं, बेहतर है कि जैसे सब है वैसे हम भी हो जाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 12th में मेरे बच्चे के 3 स्कूल बदले, बेटे के। जी जी। 12th बड़ा क्रूशियल होता है, और कैलकुलेटेड तरीके से ट्रांसफर्स हुए, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं आई। हम लोग उसमें साथ रहे, पूरा परिवार। बल्कि उन स्थितियों को हम लोगों ने एंजॉय करना भी सीख लिया। ये एंजॉय करने का खेल शुरू में तो फर्जी तरीके से ही शुरू हुआ।
भला प्रताड़ित होने में किसको मजा आता है? बिल्कुल। लेकिन प्रताड़ित कोई करना चाहता है, आपको दुखी करना चाहता है, और आप दुखी हो गए तो उसका मकसद तो पूरा हो गया। एक काम तो हम कर ही सकते हैं, वो हर कोई कर सकता है, हर कोई सुनने वाला, कि आप उसके साथ सहयोग न करें, यानी आप दुखी ना हो। बंदा कितना भी दुखी करे, उसका उद्देश्य आपको दुखी करना है, आप हठात जबरदस्ती बिल्कुल फर्जी ही सही मुस्कुराएं, प्रसन्न हो, हंसें, और उससे जरूर जाके मिलें। अगर किसी ने आपके खिलाफ कंस्पायर किया हो तो जाइए और हंसते हुए प्रणाम कीजिए, हाल चाल पूछिए जी। जब आप निकलेंगे उसके बाद आप पता लगाइएगा कि उसकी क्या हालत है। जो पीड़ा वो आपको देना चाहता था उसके पास वापस लौट चुकी होगी। आप पुलिस को पालतू कहते हैं, डीपी ओझा जो है पुलिस को सरकार का एजेंट कहते हैं, कुणाल कहते हैं कि 32 साल की नौकरी में रीढ़ की 32 हड्डियां टूट जाती हैं। क्या वो तरीके होंगे, क्या वो उपाय होंगे जिससे पुलिस जो है पालतू न बनी रहे, पुलिस एजेंट न बनी रहे और स्वतंत्र होकर आम जनता के लिए, गरीबों के लिए काम कर सके? जब पुलिस रिफॉर्म की बात होती है जी, तो एक ना एक उसको सुधार देते हैं जी जी जी, और उसमें जो थोड़ी बहुत भी मशल बची है, मजबूती बची है, उसको बड़ी बेशर्मी से नोच के अलग कर दिया जाता है। तो पुलिस तो स्टेट का एजेंट है ही, गवर्नमेंट का एजेंट। बल्कि यो कहें कि उत्तर भारत में बगैर पुलिस के सरकारें चल नहीं सकती। सरकारों का जो कहते हैं कोई इकबाल नहीं है, ये तो पुलिस के डंडे के बल पर चलती हैं। इनकी लोगों की जो मॉरल अथॉरिटी है और नैतिक कद आम आदमी की निगाह में इतना गिर गया है कि ये बिना सिक्योरिटी अमला के भीड़ में जा नहीं सकते। राजनीतिक चरित्र के पतन पर जो है हम आपसे बाद में बात करेंगे। पहले हम ये समझना चाहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म के वो 5 फॉर्मूले आपकी नजर में क्या होंगे जिससे पुलिस को जैसी हम चाहते हैं वैसी बन जाएगी? जो लोग स्वतंत्र पुलिस की बात करते हैं जी, मैं स्पष्ट कर दूं, ये वाहियात बात है। जिसके पास गिरफ्तारी का पावर है, इतने बड़े पावर हैं, वो थंब के नीचे होने पर तो ये कर रही है। जिसमें इतने लोग हैं, इतने लगाम लगी हैं, इतने सारी रस्सियां पड़ी हुई हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिशियन, जनता, एक्टिविस्ट, सब कुछ है, और इतना सारा लाम काफ जी, एक दरोगा को संभाल नहीं पा रहा है। इस पुलिस के मॉडल को हमको पूरी तरह रिकास्ट करना पड़ेगा। क्या क्या होगा वो नया मॉडल, क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी राज्य में शीर्ष स्तर पर नहीं, अकाउंटेबिलिटी को विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा। जिला लेवल पर अब चुनी हुई बॉडीज हैं जी, उनको पुलिस का नियंत्रण देने की वकालत मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिला परिषद की जिस तरह से यहाँ विधानसभा की बैठक होती है, उसमें पंचायत सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, वो लोग बैठे और उनके नियमित सत्र हों। कोई ऐसी चीज थाना स्तर पर और जिला स्तर पर कंस्टिट्यूट हो और वो बड़ी बॉडी हो जी। ऐसा नहीं कि 8-10 लोगों की हो तो वो लोग आपस में मिलकर के ये कवाल बना लेंगे और जिसमें खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। वो ऐसी हेट्रोजीनियस बॉडी हो जी, जिसमें सारे डाइवर्स ग्रुप्स और डाइवर्स इंटरेस्ट हों, जिसमें कि उनको एक साथ हाँकने की किसी की हिम्मत नहीं पड़े, और वहां पुलिसिंग के संबंध में सवाल पूछे जाएं जैसे विधानसभा में पूछे जाते हैं, उनको जवाब देने पड़े, उस पर एक रिपोर्ट बने, और डीजीपी अपने जो आकलन आते हैं, अगर कहीं पर किसी को गलत आदेश दिया गया या कोई प्रेशर आया, उन पर प्रेशर आया, ही मस्ट रिकॉर्ड एवरीथिंग। और जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट होती है, डीजीपी की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जाए और उस सदन में पेश हो, सदन में उस पर चर्चा हो। अकाउंटेबिलिटी का हमको एक मल्टी टीयर्ड सिस्टम वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसमें सवाल जवाब उसी से जवाबदेही आएगी। अभी आप किसी से सवाल पूछेगा तो लोग कहेगा आप पूछने वाले होते कौन है?
लोग तो मंत्री को भी बोल देते हैं कि आप पूछने वाले होते कौन है, शीर्ष से ही कंट्रोल होने लगता है। और पुलिस विभाग तो नॉर्मली चीफ मिनिस्टर अपने पास रखते हैं, उत्तर भारत में तो यही प्रथा है। तो ये तो तब होगा ना गौतम साहब, जब सीएजी की तरह, चुनाव आयोग की तरह पुलिस को एक किस्म की स्वायत्तता मिले। नहीं, कोई आवश्यक नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि डीजीपी की रिपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट हो और वो डॉक्यूमेंट सदन की संपत्ति बने। मैं उसको पावर देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसकी जवाबदेही की बात कर रहा हूं। एक सत्ता केंद्र के बजाय लोकशाही को किस तरह से मीनिंगफुल बनाया जाए, सार्थक बनाया जाए जी, उसकी डिटेल्स में लोकशाही कैसे उतरे। लोकशाही सिर्फ गांधी टोपी नहीं है कि नीचे नंगे घूमिए, ऊपर गांधी टोपी लगा ली तो आप गांधी जी हो गए। बहुत क्लियर ठीक है। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा पुलिस को सुधारने का? अगर ये एक रेखा शुरू कर दे जी जी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लाइन। दूसरी चीज जो है जी जी, वो है कि पुलिस को प्रॉपरली फंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जब मैं डीजीपी हुआ तो पुलिस कब से है जी, लेकिन थाना को पहली बार स्थायी अग्रिम के तौर पर जी धन मुहैया कराया गया। दरोगा के हाथ में एक नया पैसा नहीं होता था, थानेदार के हाथ में जी। अब अगर किसी डेड बॉडी को उसको उठवाना है और उसको काट करके अस्पताल ले जाना है तो किसी की गाड़ी पकड़ेगा, 2 आदमी को जबरदस्ती उनसे उठवाएगा, जो पैसे खर्च, अच्छा अगर बॉडी सड़ गई है तो उसको ठर्रा पिलाना पड़ता है, नहीं तो नहीं उठा सकता, कोई आदमी नहीं उठा सकता उनको, तो उस पर जो खर्च आएगा वो कहीं से आएगा। तो इस तरह से थाना के काम को संचालन करने के लिए अगर बहुत एक्टिव थाना है तो महीने में 15-20 हजार रुपए तो उसके सरकारी काम पे खर्च हो जाते हैं। लेकिन इसकी कभी व्यवस्था करने की नहीं सोची गई, क्योंकि लोगों ने सोचा भाई वो तो हो जाता है, तब राज्य की नैतिक सत्ता क्या रही। बिल्कुल, और इसको कराने में वक्त लगा। लेकिन अभी भी बिहार में बांस पर जो है टांग कर अज्ञात लाशें ले जाई जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम बहुत सुधारवादी आदमी नहीं है, क्योंकि अब सुधार आपने कर दिया जी, अब सुधार बैठकर कागज से चिल्लाएगा तो नहीं कि भाई मैं हो गया हूं, आप क्यों मुझे वायलेट कर रहे हो। अल्टीमेटली मैन इज द आंसर, नेशनल कैरेक्टर आंसर है, राष्ट्रीय चरित्र आंसर है। आदमियों को गढ़िए, मनुष्य बनाइए, उन्हीं मनुष्यों में फिर पुलिस भी बन जाएगी जी जी। और दुर्भाग्यवश मनुष्य बनाने का काम तो आप देख ही रहे हैं बिहार में किस तरह हो रहा है, अब उत्तर भारत में किस तरह हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। बिहार में इन दिनों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है और उनकी सुरक्षा की जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर है। लेकिन आपकी किताब को पढ़ने से बड़ी निराशा होती है। आपने अपनी किताब में पुलिस को इस तरह से चित्रित किया है जैसे लगता है कि महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन वही है। आप लिखते हैं कि राइफल पास में और औरत की तलाश में। मैं दिखाता हूं आपने क्या लिखा है। लिंग ही लिंग है यह, बस लिंग में ही हाथ पैर सिर धड़ भी जुड़ा हुआ है। राइफल पास में, औरत की तलाश में। एक जिला मजिस्ट्रेट को विधानसभा निर्वाचन के समय जारी करनी पड़ गई अपील कि क्षेत्र की महिलाएं बिना किसी भय के मतदान को आएं। ड्यूटी पर से अमुक राज्य की पुलिस हटा ली गई है। नारियों की आबरू सुरक्षित हो गई है। क्या सचमुच पुलिस ऐसी ही होती है जैसा आपने लिखा है? सारी की सारी नहीं जी जी, लेकिन अगर उसमें 2-4 भी होते हैं तो काफी खतरनाक है, क्योंकि आप ऐसी परिकल्पना तो नहीं कर रहे हैं कि सड़क पे रेस हो रही होगी जिसमें हर औरत के पीछे हर आदमी लगा होगा। किसी भी सभ्य समाज में अगर एक घटना भी ऐसी होती है तो समाज के डूब मरने की बात है। सबसे बड़ी बात तो होती है सरकारें आंकड़े परोसने देने लगती कि साहब नेशनल एवरेज ये है, एनसीआरबी ने ये कहा। मुझे बड़ा कोफ्त होता है जब ऐसा लोग कहते हैं। जिसका आदमी मर गया या जिसकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आप उसको फिगर देकर के, उसको आंकड़े दिखा करके उसके जले में पूरी मुट्ठी भर नमक आप पूछ रहे हैं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ गौतम साहब, क्योंकि देखिए थानों में आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आती रहती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अभी पटना गैंगरेप एक बहुत ही चर्चित मामला हुआ जो हमारे ही टीवी चैनल ने उजागर भी किया था, जिसको उसमें बार बार जो है एक दारोगा का जिक्र आता रहा। बार बार एक दारोगा का जिक्र आता रहा कि वो रंभा अपार्टमेंट में जो लोग हैं जो इस रैकेट को चला रहे थे, रेप और गैंग रेप्स को जो अंजाम दिया करते थे,
उन लोगों को वो दारोगा संरक्षण देता था, लेकिन उस दारोगा पर बिहार की पुलिस ने आज तक हाथ नहीं डाला। तो क्या लगता है आपको कि पुलिस जो है अपने इस तरह के लोगों को, जिनके लिए आप लिखते हैं कि लिंग ही लिंग है ये, और जिनके लिए आप लिखते हैं कि राइफल पास में और औरत की तलाश में, ऐसे पुलिस वालों को कौन बचाता है? ऊपर बैठे लोगों का अपना लालच जी, उनके अपने फियर्स, उनके अपने होप्स, और कौन किसका आदमी है ये भी अब तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भी देखता रहा कि कभी शासन की तरफ से वो अपनी चुप्पी तोड़ें और इस पर लोगों का समाधान करें, वो यही कह दें कि नहीं भाई ऐसा कोई दरोगा नहीं है। लेकिन बिल्कुल जो आजकल नॉन चैलेंट रवैया जिसको बोलते हैं, ऐसा परवाह नहीं करते साहब। आपने ये सारी जो पंक्तियां लिखी हैं वो पुलिस में रहते हुए आपने लिखा है, पुलिस से रिटायर होने के बाद आपने नहीं लिखा है। तो ये इतनी तल्ख टिप्पणियां पुलिस को लेकर सिर्फ आपकी ईमानदारी नहीं हो सकती गौतम साहब, ये कहीं ना कहीं आपका एक फ्रस्ट्रेशन भी रहा होगा कि हम उस पुलिस में काम करते हैं जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं। देखिए, पुलिस में जो मेरा मिशन था, जी जी, मेरा आइडियल था, सैनिक सभा में बड़ी बेबाकी से मैंने पूछा, पुलिस सभा में, पुलिस लाइन में पुलिस सभा लगती है, आपके परिवार को अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपकी बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या आप इनकरेज करेंगे कि वो अकेली थाने चली जाए? आपकी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह है, आपका परिवार कहीं अन्यत्र रहता है, प्रॉब्लम हो गई, और उन्होंने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया कि नहीं। क्यों नहीं? क्या थाने में क्रिमिनल रहते हैं? थाने में हमारे ही भाई बंद रहते हैं, पुलिसकर्मी हैं, हम ही लोग हैं। हम इस स्थिति को क्यों नहीं बदलते? निश्चित रूप से देखिए, पुलिस से रक्षा का आश्वासन तो आम जनता को शायद नहीं है, वरना पटना गैंगरेप का भी हमने जिक्र किया, तो जो पीड़ित लड़की थी वो भी शास्त्री नगर थाने के बाहर आधे घंटे खड़ी रहकर लौट गई थी, और उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो थाने में जाकर बात करे और अपना मामला दर्ज करा। फिर जब हमारे चैनल ने उस मामले को उठाया था तो बात आगे बढ़ी थी। लेकिन परिस्थितियां कई सारी होती हैं, जैसे आपने देखा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद पटना की सड़कों पर एक तांडव हुआ और पुलिस जो है तमाशा देखती रही। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए था? भाई बहुत स्पष्ट है जी जी, कानून दिया हुआ है कि कानून क्या है, जान माल की हिफाजत करना, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये कानून नहीं बदला है कि घटनाओं को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, और जब तक ये कानून इंस्टीट्यूट बुक पर है तब तक दायित्व है। किसी थाने के अंतर्गत कोई घटना हो रही है, किसकी जिम्मेदारी है? वहां के थाना प्रभारी की, वहां के एसएसपी की। इस प्रोसेस में देख रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग, और बाद में तो बहुत आया कि स्टेट लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो रही है जो वहां घटना स्थल पर मौजूद नहीं है। जी जी, तो ये तो नहीं, आप जो कह रहे हैं वो चीज संभवतः यहाँ पर भी हुई थी। 3 महीने तक इस घटना को, चूंकि वो बहुत बड़ी घटना थी, वैसा नजारा मुझे लगता है बिहार में लोगों ने कभी नहीं देखा था। तो 3 महीने तक इस घटना को लेकर डीजीपी की किरकिरी होती रही। लेकिन 3 महीने के बाद एक चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है जिसका लबोलुआब ये था कि पुलिस को तमाशा देखने का आदेश मैंने दिया था। मुझे एक चीज आप समझा दीजिए, चूंकि आप डीजीपी रहे इसलिए मैं बार बार इस तरह के सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक डीजीपी रैंक पर जो अधिकारी होता है, जो बड़े पदों पर जो अधिकारी होता है, उसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी होती है? क्या उसकी मजबूरियां इतनी बड़ी होती है कि वो अपनी किरकिरी कराकर भी उस सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए व्यक्ति का आदेश मानने के लिए मजबूर होता है? नहीं, देखिए ऐसा है जी, जी, कि जब आप पब्लिक सर्विस में आते हैं, जी, जी, तब आपको अपने मॉरल्स का चुनाव करना है। दुर्भाग्यवश जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन का देश में माहौल है, कानून का या पुलिसिंग का, उसमें कानून के परवर्शंस खूब देखने को मिलते हैं। बल्कि अथॉरिटी का डिफ्यूजन इस तरह है, इसमें तो ना डीजीपी का कोई बिजनेस था, ना चीफ मिनिस्टर का कोई बिजनेस था। ये मैटर मैक्सिमम सीनियर एसपी एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना तक की बात थी, और उन्हीं को हैंडल करना चाहिए था, उन पर ही इसको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए कलेक्टर लास्ट वर्ड है। कलेक्टर और एसपी यही 2 लोग हैं, बाकी किसी का कोई वैधानिक रोल नहीं बनता जी। तो अगर किसी ने कोई रोल प्ले किया है तो ये उनके ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है। और वैसे भी
गवर्नमेंट का काम तो पॉलिसी मेकिंग है, कहाँ डंडा चलेगा कहाँ नहीं चलेगा। अगर ये डिसीजन उस लेवल पे आएंगे तो इससे तो मैं गिरावट मानूंगा। और अगर इस तरह की बातें कही गई तो इनको तो हैरत अंगेज कहेंगे। नहीं, चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था वो भी मैं आपको दिखाई देता हूं। शव यात्रा थी वो, और जो कुछ भी हो रहा था उसमें रिस्ट्रेंट बरतने का निर्देश मेरी तरफ से भी था, और जो संवेदनशीलता उस दिन की थी उसके मद्देनजर वह निर्णय बिल्कुल उचित था। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं श्री नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं करता जी। क्योंकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं भाई। तो ये मानसिक संरचना लेकर के इस देश को कैसे चलेगा? तो ठीक है, नीतीश कुमार जी से आपकी असहमतियां हैं। आपकी असहमतियां झारखंड में भी हुई, जहां आप सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त हुए थे, कुछ समय आपने काम भी किया। झारखंड में क्या झंझट हो गया कि आप छोड़कर चले आए? नीतीश कुमार से आपने जो असहमतियां कहा, ये तो एक प्रकरण की बात हो रही थी। जी जी जी। उनका अपना व्यू है और मैं उस व्यू को विधिसम्मत नहीं मानता, तो आजादी है जी, जी, और हम एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। झारखंड में मुझे ऐसा लगा कि वहां मैं ही ज्यादा झंझट था जी। अच्छा। और बहुत से लोगों को, बहुत सारे लोगों की परेशानी का स्रोत था बहुत जी, जी, जी। वही जवाबदेही वाली बात। लोगों को सवाल पूछे जाने की आदत नहीं है और जवाब देने की तो बिल्कुल नहीं है। इस जवाबदेही को स्थापित करने में मुझे मुंडा जी का पूरा समर्थन मिला। अच्छा। हाँ, ये उनकी क्रेडिट। हाँ, लेकिन आपका बयान था कि अफसरों का सहयोग नहीं मिल रहा, अफसर आपकी बात नहीं सुन रहे। हाँ, वो तो वहां के मंत्रीगण भी कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम है। अच्छा, और अफसर बहुत काइयां प्रजाति होती है। आप क्या समझते हैं यहां कोई किसी की बात सुनता है? बिहार में भी झारखंड जैसे हालात हैं, अफसर यहाँ भी मंत्रियों की बात नहीं सुनते। जो मुझे सुनने में आता है जी, जी, उसके हिसाब तो यही सुनने में आता है कि लोग नहीं सुनते। यानी दो कान स्ट्रेट लाइन में हैं और उनके स्ट्रेट लाइन में होने का पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन गौतम साहब, ये एक विरोधाभास नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि जो अफसरान हैं उनको सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग अपने एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि अफसर बात नहीं सुनते। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे होती हैं? हाँ, एजेंट भी बहुत है बढ़िया। और वो बात भी नहीं सुनता। मैं यही सोच रहा था कि बात आपने अब तक क्यों नहीं पूछी। ये ऐसा लुकी छिपे वाला खेल है जी जी कि जहां वो देखता है कि बॉस सीरियस है और इसमें वो बिल्कुल आंखें गड़ाए हुए हैं, वो 2 मिनट में वो ताड़ लेता है। आपका चेहरे के रोम आपके गालों से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, उनका मेजरमेंट उसके संवेदनशील नेत्र कर लेते हैं और वो जानते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी तो मैं बताऊं आपको, मुझे मुख्यमंत्री नाम के जीव पर भी तरस आने लगता है, क्योंकि ये बंदे इतना खिलाते हैं उसको भी। उसकी 4 चीजें मान ली, जिस चीज में बहुत सीरियस हुआ, गुस्सा आया, अगर वो हर चीज पे गुस्सा होने लगे तो 1 महीने में मर जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, बिल्कुल सीधे ICCU में पहुंच जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है ब्यूरोक्रेट्स को परेशान करता है और ब्यूरोक्रेट्स मुख्यमंत्री को परेशान करते हैं। कुछ आप ऐसे कहते हैं, आप टॉम एंड जेरी देखते हैं जी, कार्टून नेटवर्क में? जी जी जी। बस एक टॉम एंड जेरी शो है। गौतम साहब, आपसे इन दिलचस्प बातों का सिलसिला अभी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गौतम साहब से पूछेंगे कुछ और पहले सवाल, नुकीले सवाल और वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।